जय हिंद दोस्तों। मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लूसेंट होमवर्क सीरीज़ का आज दूसरा दिन है। इसका होमवर्क आपको और पीडीएफ दोनों आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है डेली होमवर्क कीजिए और सेट लगाइए, उसके बाद डिस्कशन देखिए, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हैनसांग भारत कब आया था। हैनसांग भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए 630 ईस्वी में हैनसांग भारत पहुंचा था। 629 ईस्वी में चला था, 630 ईस्वी में भारत पहुंचा, 645 तक रहा, लगभग 14 साल तक रहा था हैनसांग। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। हैनसांग सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कपिसा। हैनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। और सी यू की पुस्तक में ही हैनसांग ने 138 देशों का चर्चा किया है। ठीक है। 399 देखिए, 399 ईस्वी में कौन आया था? फाहियान। फाहियान कब आया था? 399 से 414 तक रहा था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। 518 ईस्वी में कौन आया था? संगयुगन। संगयुगन कब आया था? 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक रहा था। 672 में इसिंग आया था। 672 ईस्वी में कौन आया था? इसिंग। देखिए इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको सजाने के लिए दे देता है। बोलेगा निम्नलिखित चीनी यात्रियों का उनके क्रम के अनुसार सजाएं। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले फाहियान। फाहियान के बाद कौन हो जाएगा? संगयुगन। संगयुगन के बाद हैनसांग। हैनसांग के बाद इसिंग। चारों का क्रम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला जाता है। हेरोडोटस किस राजा के दरबार में आया था? हेरोडोटस किस राजा के दरबार में आया था बताना है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी शुंग राजा भागभद्र के दरबार में कौन आया था? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है किसका राजदूत था? अंतलिखित का। हेरोडोटस जो है राजदूत था अंतलिखित का। ठीक है। और किसके दरबार में आया था? तो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया था। और इसी का एक अभिलेख है आपका बेसनगर अभिलेख। हेरोडोटस का बेसनगर अभिलेख से भागवत धर्म का विकास के बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है। चलिए और देखिए अंतलिखित हो गया। सालिसुका दरोगा में पूछा था कि डेमेट्रियस किसके शासन काल में आया था? तो सालिसुका के समय में आया था कौन? डेमेट्रियस। बिंदुसार के समय में डायमेकस आया था। डायमेकस किसके समय में? तो आपका डायमेकस किसके समय में आया था? तो बिंदुसार के समय में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 का ऑप्शन सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सोहगोरा। ऑप्शन 1 सोहगोरा जो है, सोहगोरा क्या है? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है। और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। संकट काल के समय में खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता था। इसका प्रमाण भी कहाँ से मिला है? सोहगोरा। और एक महास्थान है वहाँ से मिला है आपका क्या? तो आपका संकट काल के समय में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का साक्ष्य। मंदसौर रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख का राजा कौन था? तो यशोवर्मन। यशोवर्मन के समय में मंदसौर अभिलेख संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख। हुन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से। शासक है अस्कनगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है?
प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कारसारपन। क्या कहा जाता है? कारसारपन कहा जाता है प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में, लेकिन प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। निष्क जो है ना, निष्क असतमान मुद्रा की इकाई थी वैदिक काल में। कलंजू क्या था? सोने का सिक्का था चोल काल में। मेलुहा जो है मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किए हैं? मेलुहा। और सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा है तो आपका जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जूनागढ़ अभिलेख का जो है शासक कौन है? तो रुद्रदामन। लेकिन इसका जूनागढ़ अभिलेख का लेखक अभी कभी है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है, पूछेगा हिंदी में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? तो देवपाड़ा। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति इसका लेखक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर जो है ये किस राजा से संबंधित है? तो भोज, राजा भोज से संबंधित है। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, क्योंकि 121 क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी चलना होगा। स्वर्णद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्णद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, मलाया को स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मलाया को। वहीं अरिकमेडु क्या था? यहाँ से रोमन सिक्के मिला है, पांडिचेरी में स्थित है। जावा को यव द्वीप के नाम से जाना जाता है। और बर्मा को स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप है मलाया, लेकिन स्वर्ण भूमि बर्मा या म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मार्को पोलो किस शताब्दी में आया था? मार्को पोलो किस शताब्दी में आया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो भारत आया था। वहीं इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में आए थे इब्न बतूता। दरोगा में पूछा था कि इब्न बतूता जो है कितवीं सदी में आया था? तो 14वीं सदी में आया था। फिर पूछता है भारत में कागज़ का प्रयोग? तो 13वीं सदी में। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी सदी में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पे आज से कितना हजार वर्ष पहले हुआ था? कितना हजार वर्ष पहले? ऑप्शन बी, 30 से 40 हजार वर्ष पहले ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य। देखिए मनुष्य के साथ जो है ना बकरी को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो देखिए मनुष्य के साथ अगर बोलेगा कुत्ता तो बुर्ज होम से गढ़तावास मिला है, लेकिन मनुष्य के साथ बकरी है तो ये मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से मिला है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और मेहरगढ़ किस नदी के किनारे है? तो बोलन नदी के किनारे है मेहरगढ़। हड़प्पा से क्या मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। तपस्या करता हुआ ब्राह्मण भी मिला है मोहनजोदड़ो से। स्नानागार, अन्नागार ये सब भी मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है? 10 में 10 है कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल में राख के अवशेष कहाँ से मिला है? राख का अवशेष कहाँ से मिला है? तो कुरनूल गुफा से। ऑप्शन सी, कुरनूल गुफा से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? कुरनूल गुफा से। और कुरनूल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पलावरम तमिलनाडु में है। यहाँ से प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति का खोज हुआ है। अतिरामपक्कम से जो है ना तांबा से बना हुआ कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। भीमबेटका शैलकृत गुफा कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। यहीं पे रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है, इसी के बगल में है। ऐसे भी पूछता है रातापानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। कुत्ता को पालतू किस काल में बनाया गया? कुत्ता को पालतू मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कुत्ता को पालतू बनाया गया मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। ठीक है। लेकिन आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में जीवाश्म के प्रमाण मिला है। भारत में जीवाश्म का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिवालिक की पहाड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ी से आपका जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ठीक है। वहीं बात करें नर्मदा घाटी से, तो मनुष्य का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्हिडवा से मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। वहीं मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से। फिर प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिला है। दमदमा में एक साथ 3 शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। सराय नहर से एक साथ 4 शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 1867-68 में भारत में प्रथम शैल चित्रों की खोज किया था। किसने किया था? द क्लाइल। ऑप्शन 1 क्लाइल हो जाएगा। वहीं बात करें विष्णु वाकनकर, भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में विष्णु वाकनकर ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट, प्रथम पुरापाषाण औजार की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कनिंघम कौन था? तो पुरातत्वशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीनतम फसल कौन सा है? देखिए कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीनतम फसल बोलेगा तो गेहूँ और जौ दोनों हैं, ठीक ना। लेकिन कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीनतम फसल गेहूँ और जौ, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज प्रयोग किया गया सबसे पहला खाया गया तो चावल को। उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चावल। लेकिन कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीनतम फसल गेहूँ और जौ। अगर ये दोनों भी दे देगा ऑप्शन में तो जौ बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बुर्जहोम संस्कृति में किस रंग के बर्तन का प्रयोग किया जाता है? देखिए बुर्जहोम में किस रंग के बर्तन का प्रयोग किया गया? धूसर। ऑप्शन सी धूसर रंग का प्रयोग किया गया था। वहीं काला रंग आपका मालवा क्षेत्र में, मालवा में काला और लाल। फिर सिर्फ लाल बोलेगा तो जोखे में, जोखे संस्कृति में। भूरा लाल है पूर्वी नवपाषाण में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सारा क्वेश्चन आपका लुसेंट से है, लगभग 1-2 को छोड़ के। भट्टी प्रोलू, ठीक है। भट्टी प्रोलू, घंटाशाला, अमरावती स्थल है। कहाँ पे ये तीनों है? तो आंध्र प्रदेश में है। तीनों स्थल आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शिलभद्र था। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर हेनसांग के समय सिंध का शासक कौन था? शूद्र। कलिच बेग कौन था? तो कलिच बेग जो है ना, कालिच बेग चर्चनामा का जो है अंग्रेजी और सिंधी भाषा में अनुवाद कौन किया है? तो कालिच बेग। चर्चनामा लिखा है अरबी भाषा में अली अहमद, लेकिन अंग्रेजी और सिंधी भाषा में अनुवाद कालिच बेग। वहीं फारसी भाषा में अनुवाद अबू बकर कुफी, बीपीएससी में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। मुगलीपुत्र तो कथा वस्तु का रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 19। ऐत्रेय और कौशिकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय और कौशिकी जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन 1 हो जाएगा ऋग्वेद का। वहीं बात करें यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय और शतपथ है।
सामवेद का पंचवी से, अर्थवेद का गोपथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में किसने तैयार किया था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और क्रिस्टोफ सेलेरियस सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया था। हेरोडोटस का तो इतिहास का पिता कहा जाता है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। चलिए सारा ऑप्शन को आप लोग को डिफाइन कर दे रहे हैं। ब्रह्मांड से संबंधित इसके सृजन के बारे में अनुमान किस सूक्त में है? देखिए ब्रह्मांड का सृजन से संबंधित अनुमान जो है किस में है? तो ऑप्शन बी नाहजदीय सूक्त में है। कौन सा? नाहजदीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं आपका पुरुष सूक्त में वैदिक समाजशास्त्र जो समाज को बांटा गया है वो पुरुष सूक्त में है। सूर्य सूक्त में विवाह का श्लोक, विवाह श्लोक है सूर्य सूक्त में। नदी स्तुति तो नदियों का प्रशंसा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? ऋग्वेद होगा। 22 का ऋग्वेद हो जाएगा। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान कहाँ मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है। और ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्रु कहते हैं, सामवेद के पाठ्यकर्ता को उदात्तरा कहते हैं और यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। ब्रह्मा हो गया अर्थवेद के पाठ्यकर्ता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आइए। पुराणों में सबसे प्राचीन अप्रमाणिक पुराण कौन सा है? पुराणों में अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन अप्रमाणिक कौन सा है तो मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण हो गया। मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश का। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। वहीं विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में आपका गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अग्नि पुराण जो है ना, सांस्कृतिक दृष्टि से इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। पूछेगा सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्व अग्नि पुराण का है। क्वेश्चन नंबर 24 आइए। 24 चालकोलिथिक किसे कहा जाता है? चालकोलिथिक किसे कहा जाता है? नवपाषाण को। नवपाषाण को चालकोलिथिक या फिर ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवावकपी कौन है? भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवावकपी कौन सा है? श्वेतंबु गिबन, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। वहीं आपका बोलेगा सबसे बुद्धिमान कौन सा है? तो चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए ज्योग्राफी शुरू हो रहा है। ठीक है। चलिए पीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। किसके कारण? SO2 के कारण जो है बृहस्पति पीले रंग का है। ठीक है। वहीं शुक्र चमकीला है, शनि काला है N2 के कारण, अरुण हरा है मिथेन के कारण, वरुण हल्का नीला है। ठीक है। चलिए 27 आइए। भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान कौन सा है? भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान है मंगलयान, ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगलयान है भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान। ठीक है। इसको मंगलयान को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? PSLV C-25 से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आइए। शनि का कौन सा उपग्रह इसके विपरीत चक्कर लगाता है? शनि का कौन सा ऐसा उपग्रह है जो इसका विपरीत चक्कर लगाता है? फोबे। फोबे जो है इसके विपरीत चक्कर लगाता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और ओवरऑल देखें तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड के बाद। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना किलोमीटर है? पृथ्वी का औसत त्रिज्या बताना है। 6371 किलोमीटर है पृथ्वी का औसत त्रिज्या। ठीक है। वहीं बात करें
12,756 पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, 12,713 ध्रुवीय व्यास। और 1610 क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर के वेग से चक्कर लगाती है। 30 नंबर आइए। वरुण नेपच्यून का खोज किसने किया था? वरुण या नेपच्यून का खोज जोहान गाले ने किया था। कहाँ का वैज्ञानिक है? खगोल शास्त्री है, तो जर्मनी का 1846 में खोज किया था। विलियम हर्शेल अरुण का खोज 1781 में। क्लॉड टॉम्बो यम या प्लूटो का खोज किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आइए। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो है ना, पृथ्वी का झुकाव और वार्षिक गति के कारण होता है। दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। अब बोलेगा कि दिन रात छोटा बड़ा किसके कारण होता है? तो आपका दिन रात छोटा बड़ा दैनिक गति के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आइए। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एक सेकंड। चंद्रमा का अध्ययन देख लीजिए। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, सेलेनोलॉजी हो गया चंद्रमा का अध्ययन। वही कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? ब्रह्मांड का हो गया। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है। एक सेरोलॉजी होता है, वो रक्त का सीरम का पता लगाया जाता है। चलिए 33 नंबर आइए। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्स पर्वत है। निक्स ओलंपियम मंगल ग्रह पर स्थित है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है। इससे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर ही है दोनों। चलिए चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? कितना डिग्री का कोण बनाता है? 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35। चंद्रमा और पृथ्वी की आयु है। चंद्रमा और पृथ्वी की आयु ऑप्शन 1 4.6 अरब वर्ष है। अच्छा 4.6 अरब वर्ष बोलिए चाहे 460 बोलिए, दोनों एक ही बात है, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन 4। चलिए 35 का 4 हो गया, 36 आइए। सुपर मून शब्द 1979 में किसने दिया था? सुपर मून शब्द 1979 में रिचर्ड नॉल। किसने दिया था? रिचर्ड नॉल ने दिया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा। पियाजी सेरस का खोज किया है। एरेटोस्थनीज भूगोल का पिता इनको कहा जाता है। भूगोल शब्द दिए हैं और व्यवस्थित भूगोल का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, हालांकि भूगोल का जनक बोलेगा हिकेटियस, लेकिन भूगोल का पिता एरेटोस्थनीज। गाले, जॉन गाले जो है वरुण का खोज किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? ऑप्शन 4 टाइटन बौना ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। सॉरी टाइटन नहीं है, ट्रिटॉन है। ट्राइट्रॉन ये किसका है? वरुण का उपग्रह है। बाकी चेरोन 2003 UV 313 असेरस ये सब आपका बौना ग्रह है, जिससे आपका प्लूटो भी एक बौना ग्रह है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। ऑप्शन बी चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है ये। मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को ऑप्शन बी भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। गोरे क्या है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है वो कौन है? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सेरस, सेरस की खोज पियाजे किया है। हेलो आपका धूमकेतु है, मतलब ये जो है ना 76 वर्षों के बाद जो है दिखाई देता है। अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी जो है
प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद, मतलब आपका सूर्य सबसे नज़दीकी तारा, दूसरा नज़दीकी हो गया आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तीसरा हो गया आपका अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अब आइए, ठीक है, साइरस क्या है? साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 41, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से किधर होती है? धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। धूमकेतु क्या है? पूछतल तारा है। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन 4 ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला कहलाता है। गॉड पार्टिकल का खोज हिग्स ने किया था 1964 में। ये बोसन थ्योरी पर आधारित है। न्यायिका क्या है? तारों का जन्म कहाँ से होता है? न्यायिका से होता है। देवयानी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 43, गॉड पार्टिकल अवधारणा किस थ्योरी पर आधारित है? गॉड पार्टिकल अवधारणा किस पर आधारित है? तो बोसन थ्योरी, ऑप्शन सी, बोसन थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44, मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है किस क्षेत्र में? मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है किस क्षेत्र में बताना है? तो आर्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे वाला क्षेत्र में। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 45, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा का अनुपात कितना होना चाहिए? देखिए, ज्वार उठने के लिए सूर्य और चंद्रमा का जो है आप अनुपात होता है, सूर्य का आपका 5 और चंद्रमा का 11, 5:11 होता है। ठीक है, कितना होता है? 5:11। किसका ज़्यादा होता है? चंद्रमा का ज़्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है, इसलिए जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं पॉलिटी का। यहाँ से आपको पॉलिटी का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्या है, बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण ऑप्शन बी 1936 में हुआ था। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में। 1937 में बर्मा का निर्माण हुआ 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। 1843 में सिंध को मिला लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 47, 1935 के अधिनियम में अनुच्छेद और भाग कितना थे? 1935 के अधिनियम में अनुच्छेद था 321 और भाग था 14, अनुसूची 10। क्वेश्चन नंबर 48, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो ये अधिनियम था 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का आपका अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1909 को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। 1900। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 49, क्या है 49 में? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से ऑप्शन बी 1874 में। 1873 का अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। लूसेंट में ही गलती दे दिया है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। और 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता, लेकिन पूरक प्रश्न और पूरक नहीं, अनुपूरक प्रश्न। अब पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता बोलेगा तो 1909 में। चलिए 50 आइए, सांप्रदायिक निर्वाचन दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया था। यह किस अधिनियम के द्वारा?
ऑप्शन सी 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ा के दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। ठीक है, पहले 1909 में मुस्लिम को दिया गया, फिर 1919 में इसका विस्तार सिख, ईसाई के लिए किया गया, फिर 35 में दलित, महिला, मजदूर के लिए किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, किस जिले ने जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? कौन सा जिला है? सिलहट। ऑप्शन 1 सिलहट जो है जनमत संग्राम में जो है ना आपका पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। हैदराबाद रियासत ऐसा रियासत है जो संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा के सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? ब्रिटिश प्रांत से ऑप्शन बी 292, 389 आपका टोटल था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, 93 देशी रियासत से था और 4 चीफ कमिश्नर से था। क्वेश्चन नंबर 53, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन बी एस.सी. मुखर्जी थे अल्पसंख्यक उप समिति, और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उप समिति बोलेगा तो एस.सी. मुखर्जी। जे.बी. कृपलानी आपका मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, याद रखिएगा अच्छे से। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष, वार्ता समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 54, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन बात है, यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर ने कहा था जब संविधान सभा को पहली बार उन्होंने संबोधित किया था तब। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिला है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ है 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन स्वीकृति मिला है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को। 24 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? 24 अगस्त 1945 को वो जो है ना अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा हुआ था, और अंतरिम कैबिनेट जो है बना था कब? 2 सितंबर 1946 में। ऑप्शन लिख दिए हैं इसीलिए। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने में कितना बैठक किया था? प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने में 141 बैठक किया था। ठीक है, 6 महीना से कम का समय लगा था। ओवरऑल समय बोलेंगे तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को लिखने में, मतलब पूरे तरह से तैयार करने में। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को दिया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया है। 26 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। इसलिए चारों ऑप्शन देखिए इम्पोर्टेंट ऑप्शन लिखा गया है। इसको जो है मैं तो खुद लिखता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि ऐसा ऑप्शन दे ताकि वो उससे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाए। इसलिए जो है अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन 57 हो गया। 58 देखिए, अंतरिम कैबिनेट के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन था? अंतरिम कैबिनेट में का बात किया जा रहा है तो जॉन मथाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई जो है अंतरिम कैबिनेट में जो है आपका उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, ठीक ना। लेकिन स्वतंत्र भारत का बोलेगा तो पहला उद्योग और आपूर्ति मंत्री तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये आपका जो है रेलवे मंत्री कौन थे? रेलवे मंत्री पहले थे जॉन मथाई और स्वतंत्रता के बाद आसफ अली बन गए।
शिक्षा मंत्री पहले थे सी राजगोपालाचार्य और बाद में अबुल कलाम आज़ाद बन गए। वित्त मंत्री पहले थे लियाकत अली, बाद में सन्मुखम सेट्ठी बन गए। ये 5-6 जो है ना चेंज हुआ है, तो इसी से इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आइए। संविधान की मूल संस्करण को किसने लिखा था? संविधान के मूल संस्करण को किसने लिखा था? ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान के मूल संस्करण को लिखा था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन बसंत कृष्ण वैद ने उसको हिंदी भाषा में लिखने का काम किया है। किसको? संविधान को। नंदलाल बोस, संविधान के प्रत्येक पेज पे डिजाइन किया है किसने? नंदलाल बोस। दीनानाथ भार्गव जो है ना ऑप्शन में लिखा हुआ डी में। संविधान का देखिएगा पहला पेज पे जो है ना अशोक स्तंभ का जो है चित्र बना हुआ है। उस अशोक स्तंभ को किसने बनाया है? दीनानाथ भार्गव ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। संविधान सभा के सचिव थे। संविधान सभा का कौन सचिव थे? बताना है। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। HBR अयंगर संविधान सभा के कौन थे? सचिव जी थे। और आपका SC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। हालांकि एक और उपाध्यक्ष थे, कौन? कृष्णाचारी। BP मेनन, आपका रियासती विभाग का स्थापना हुआ था ना, उसके सचिव BP मेनन थे। 5 जुलाई को रियासती विभाग का स्थापना हुआ था, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और KM मुंशी क्या बोले थे? KM मुंशी जो है संविधान के प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? KM मुंशी। ठीक है, और आपका वहीं बात करें अर्नेस्ट बार्कर, तो ये क्या बोले थे? आपका मुख्य बिंदु, प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का बात हो रहा, पहले वाणिज्य मंत्री CH भाभा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वो I चुंद्रीगर अंतरिम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री थे। BN गाडगिल खान और ऊर्जा मंत्री थे। जॉन मथाई पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे अंतरिम में, और आज़ादी के बाद रेलवे मंत्री बन गए। चलिए क्वेश्चन 63 देखते हैं। भारत के संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया है? कितने लोगों ने? 284, ऑप्शन बी 284। सबसे पहला साइन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 64 है ये। संविधान सभा में अनुसूचित जाति, संविधान सभा में अनुसूचित जाति SC के लिए SC कितना थे संविधान सभा में? तो SC थे आपका 26, ST थे 33, महिला थी 15 और 79 मुस्लिम लीग। कहीं कहीं 80 भी मिलेगा, लेकिन 79। चलिए भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना बैठक हुआ? भारतीय संविधान को बनाने में कुल बैठक की संख्या 12। कुल रहेगा तो उसमें आपको 12 आंसर देना है, लेकिन ऐसे बैठक हुआ था 11। 66 है ये। बेरुवाड़ीवाद कब हुआ था? देखिए बेरुवाड़ीवाद बोलेगा तो 1960 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1957 में मदन गोपाल वाद हुआ था। 1967 में गोलकनाथ वाद हुआ था। 1994 में बम्बई वाद हुआ था। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। चलिए भारत में CAG पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारत में CAG पद का सृजन हुआ है 1858 में, ऑप्शन सी।
1858 के अधिनियम के द्वारा हुआ है, ठीक है। 1909 में सांप्रदायिक वाला है। 1919 में महालेखा परीक्षक का नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया सचिव को। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? तो 1876 में, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद 1876, उसके बाद आइए, ये सब तो हो गया, ऑप्शन बोल दिए हैं इसलिए यहाँ नहीं बोल रहे हैं। फिजिक्स आइए, चिमटा, मनुष्य का हाथ, हल, फावड़ा, ये सब किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? तो ये सब चारों जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन सी। चारों कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। सरवता, खैनी काटने वाला मशीन, ये दोनों जो है किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? तो ये दोनों जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद आइए, घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? देखिए घर्षण बल का जो है मान किस पर निर्भर करता है पूछ रहा है, किस पर निर्भर करेगा? तो सतह की प्रकृति पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा, सतह होगा, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर भी निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 73, सबसे अधिक घर्षण किस में होता है? सबसे अधिक घर्षण होगा स्थैतिक घर्षण में, ऑप्शन एक हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा और सबसे कम घर्षण होगा तो आपका लौटनिक घर्षण में, लौटनिक घर्षण में जो है सबसे कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आते हैं, बल एवं विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बनने पर कार्य अधिकतम होगा? कितना डिग्री का कोण बनने पर कार्य अधिकतम होगा? 0 डिग्री, ऑप्शन सी, 0 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा तो कार्य 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 75 आइए, यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान हो तो अधिक द्रव्यमान एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग होगा। संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग होगा अधिक, ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक होगा। चलिए अधिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 आइए, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन सी। संतुलन कितना प्रकार का होता है? संतुलन 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी। अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। क्वेश्चन नंबर 78 आइए, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा? तो mgh हो जाएगा, ऑप्शन 1। वहीं गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। F है, बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। कौन बदलेगा? तो सितार बदलता है। कितना नंबर है? 79। 79 का 1 हो जाएगा, सितार। विद्युत सेल रासायनिक को विद्युत में, ट्यूबलाइट विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक कक्षण स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? आलम, ऑप्शन 1 हो जाएगा, आलम। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। आयास क्या हो गया? बल, जो बल लगाते हैं। भार, जो जहाँ से बोझ उठाया जाता है, बोझा उठाया जाता है, वेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम का दूसरा रूप है? 21 नियम का तीसरा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है? उत्तोलक मुख्य रूप से बल आघूर्ण, ऑप्शन सी पे कार्य करता है। 83। संवेग को दोगुना करने पे गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना, क्योंकि p²/2m होता है। शक्ति का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? शक्ति का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन 4 ये वाट सेकेंड की किसका हो गया? ऊर्जा का हो गया। यहाँ हो गया। अब विविध का क्वेश्चन आइए। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला है। राज्यसभा में नामित होने वाले प्रथम अभिनेत्री बोलेगा तो नरगिस दत्त, और प्रथम अभिनेता बोलेगा तो पृथ्वीराज कपूर। चलिए इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए थे। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? थॉमस एमहर्स्ट। कौन थे? थॉमस एमहर्स्ट, ऑप्शन 1 हो जाएगा। वहीं करियप्पा कौन थे? तो कमांडर इन चीफ, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, और भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर 87। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री बुल्गारिन, और प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर, प्रथम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री MC मिलोन। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। जी शंकर ग्रुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले, और AR रहमान को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। देखिए बैद्यनाथ पाक स्टेट तैराकी जो है ना जीतने वाला प्रथम भारतीय। विनोबा भावे को आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। 89। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सा? भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। INS चक्र क्या है? INS चक्र भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। INS विक्रांत भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है। अग्नि क्या है? मध्यम दूरी का भारत का प्रथम मिसाइल है। 90 आइए। 90 देखिए क्या कहता है। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सा है? भारत की प्रथम 3D फिल्म है माय डियर कुट्टी चाटन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और झांसी की रानी क्या है? भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म है। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम मुख्य फिल्म है। आलमारा भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार फतेह बुर्ज हो गया। अब वर्तमान में फतेह बुर्ज जो पंजाब में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद जो भोपाल में है। ये सब चेंज हुआ है। ठीक है। और सुल्तान हसन मस्जिद जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा मस्जिद है जो मिस्र में पड़ता है। 93। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग ऑप्शन बी जानसू सुरंग जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है जानसू सुरंग, 14.5 किलोमीटर लंबा है। पहले पीर पंजाल था, अब हो गया जानसू सुरंग, ये भी चेंज हो गया है। चेनानी नासरी भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, 9.2 किलोमीटर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नया नाम। गोठार्ड ये विश्व का सबसे लंबा रेल सुरंग है, सेंट गोठार्ड जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? ये भी बदल गया। भारत का सबसे लंबा NH अब कौन हो गया है? याद रखिएगा NH27EW। NH27EW भारत का सबसे लंबा NH हो गया। ठीक है। यह पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। और सबसे छोटा NH भी बदल गया। कौन हो गया सबसे छोटा NH? NH 327B। ये कहाँ है? केरल, सॉरी ये आपका पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में। हाँ पश्चिम बंगाल। NH 31 बिहार का सबसे लंबा NH है।
भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, कृष्ण प्रथम बनाया था। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु, पालिताना मंदिर गुजरात, बृहदेश्वर मंदिर यहाँ नंदी का सबसे बड़ा मूर्ति है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया है तो जेम्स अगस्ट हिकी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले शुरू की है। अब हालांकि प्रिंटिंग लाने वाला भारत में पुर्तगाली था, लेकिन भारत में शुरू किए हैं जेम्स अगस्ट हिकी, ठीक है। पुर्तगाली तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, आलू, टमाटर, ये सब पुर्तगाली ही लाया है। हसरत मोहानी क्या है? स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम भारतीय, कांग्रेस के मंच से हसरत मोहानी। 97। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम वायसराय अगर बोला जाए तो माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ठीक है। भारत का अंतिम बोलिए चाहे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो गया? सी राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 98। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा, ऑप्शन बी मेहर मूसा। लेकिन आपका दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली रीना कौशल धर्मशक्टू। सुचिता कड़ेथानकर गोवी रेगिस्तान पार करने वाली। बुला चौधरी 7 समुंदर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये सब महिला ही है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगा? तो अमृता पटेल, ऑप्शन बी। इनको 1992 में मिला था। एस विजय लक्ष्मी जो है भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है। प्रकाश पादुकोण तो बैडमिंटन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय है, ठीक है। चलिए आप करेंट का क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर से। जन सुनवाई पोर्टल किसने शुरू किया है? जन सुनवाई पोर्टल पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन सा मंत्री है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल पोत जलमार्ग मंत्री हैं, पोत जहाज रानी मंत्री। SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो ऐश्वर्या राय, ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय को मिला है। स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है ना कब शुरू है ये बताना है। तो ये 17 सितंबर को शुरू हुआ है, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए भारत कब तक अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर 103 आइए 103। भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? इसमें तो हो जाएगा सी, लेकिन इसको सुधार कर लिया गया है। इसका अब क्या होगा आंसर? 2035। 2035 में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेगा 2040 में। इसको सुधार कर लीजिएगा, 2035 वर्तमान में हो जाएगा। चलिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जीती है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जो है जीतने वाली ध्रुवी पटेल, ऑप्शन 1 हो जाएगा ध्रुवी पटेल। रिया सिन्हा, ठीक है। केंजा लेली जो है ना मिस AI बनी थी। और ओपला सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 बनी है, थाईलैंड की है। तसेगो गिलाई मिसेज वर्ल्ड बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 105। खुले जल में तैराकी अभियान शुरू हुआ है कहाँ? तो अंडमान निकोबार में खुले जल में तैराकी शुरू हुआ है। PM मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? PM मित्रा पार्क का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है वो बताना है। तो ये किया गया अमरावती, ऑप्शन बी अमरावती में PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया। चलिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा? तो केरल जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पे रहा। क्वाड
शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत है। और वही क्वाड लीडर्स का सम्मेलन हुआ कहाँ? डेलावेयर में। उसके बाद आई क्वेश्चन नंबर 109, 2024 का एकलव्य पुरस्कार मिला है। 2024 का एकलव्य पुरस्कार मिला है प्रत्याशा रे को। 110 आइए, भारत का पहला कागज रहित चुनाव हुआ है कहाँ पे? भारत का पहला कागज रहित चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। शाह आलम स्टेडियम कहाँ ध्वस्त कर दिया गया है? शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया है, ये कहाँ है? मलेशिया में था। चलिए, बानाकाई योजना शुरू हुआ है कहाँ पे? तो मिजोरम में, बानाकाई योजना मिजोरम में। 113, अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन है? अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ब्रह्मोस है। 114, देसी गाय को राजमाता का दर्जा किसने दिया? देसी गाय को राजमाता का दर्जा महाराष्ट्र ने दिया। 97वां ऑस्कर पुरस्कार में नामांकित होने वाला भारतीय फिल्म इस वर्ग का कौन है? तो लापता लेडीज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 116, किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो है ना लागू किया है? तो यह लागू किया है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन 4 हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। 117 आइए, 117, सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया है किसको? तो अंकोरवाट मंदिर जो कंबोडिया में है, सूर्य वर्मा द्वितीय बनाया है। ये विष्णु भगवान का यहाँ मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ है दुबई में, ऑप्शन बी, दुबई में हुआ है। ठीक है। 119, करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है? ये कहाँ है? कैमूर में, और कैमूर में ही बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है। ठीक है। रोहतास में बटरफ्लाई पार्क बनेगा। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनेगा। फिल्म सिटी बन रहा है। खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा और भोजपुर में बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोला जाएगा। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन 121 में, रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? रामायण विश्वविद्यालय बनेगा वैशाली में। ठीक है। और रामायण मंदिर जो है ना कहाँ बना है? तो पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर बना है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।